गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजेश टोकरिया, मेरे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर राजेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप लास्ट लेक्चर जो कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले हमने जो टूल्स के फॉर्म में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज और इसके अलावा क्लीविंग एंजाइम के बारे में हमने डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज जो है हम कंटिन्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जितने भी टूल्स हैं और उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज जो है हमारा नया टूल है वेक्टर, जिसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। तो वेक्टर का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूटिलाइजेशन है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, आज उसको देखने वाले हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आएगा कि वेक्टर के बिना बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अधूरा है। तो क्या एप्लीकेशन है, इन सभी को हम जो है 1 बाय 1 पॉइंट के फॉर्म में हम देखने वाले हैं। तो चलिए, सभी का स्वागत है। और आज जो है हम नए कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं। चलिए, आज अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, थोड़ा उसको एक नजर करते हैं कि अभी तक हमने टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। अभी तक हमने जो है एंजाइम के बारे में डिस्कस किया है, जहां पर लाइसिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम और क्लीविंग एंजाइम को हमने बहुत अच्छे से समझा है, ताकि यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे उसको आप 100% सॉल्व कर पाए। तो हमने एक्सोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस और इसमें भी स्पेशल हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में देखा है, क्या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, कैसे ये स्पेशल जगह से क्या करता है, कट करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मिथाइलेज क्या होता है, डीएनए लाइगेज जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है, इन सभी तमाम जो एंजाइम्स हैं इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आज जो है हमारा नया टूल है जिसको हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। अभी क्लोनिंग वेक्टर क्या है, ये क्लोनिंग वेक्टर किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हेल्पफुल है, देखिए। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुरियर बॉय है। कुरियर बॉय का मतलब ये है कि एक पर्सन जो हमारे किसी इंपॉर्टेंट मटेरियल को, जो भी हमारा बुकलेट्स हो सकती है, कोई फोटो फ्रेम हो सकती है, जो भी हमारा डिजायर प्रोडक्ट है, उसको सही समय पर अच्छी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, सही सलामत उसको पहुंचाने का काम करता है। तो ये एक कोरियर बॉय का काम होता है। तो वैसे वैसे बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में यदि मुझे किसी पर्टिकुलर जीन, जो मेरा डिजायर है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिससे मुझे कोई बेनिफिट मिलना है, उस जीन की मैं मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहता हूं, मुझे उस कॉपी को यूटिलाइज करना है, तो इसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया सेल के अंदर या किसी सेल के अंदर मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। उस जीन सेल के अंदर के उस जीन को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। और ये जो इंसर्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी मल्टीप्लीकेशन की जो कॉपीज है, ये मुझे लेना है। तो मुझे एकमात्र साधन है मेरे पास, क्या है, क्लोनिंग वेक्टर। तो चलिए, अब क्लोनिंग वेक्टर को हम थोड़ा इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में थोड़ा समझते हैं। तो आई होप यहां तक का जो कंसेप्ट है, पिछला लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। आज देखिए, चलिए एग्जाम्पल के लिए थोड़ा समझते हैं कि मेरे पास यहां पर एक, आपको क्या दिख रहा है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई. तो सपोज यहां पे मैंने क्या आपको बताया, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई. अब ये बैक्टीरिया के अंदर आप क्या देख रहे हैं, दो चीजें देख रहे हैं। इस बैक्टीरिया के अंदर आपको क्या दो चीजें दिख रही है, उसको थोड़ा आप देखेंगे। तो इस बैक्टीरिया के अंदर यहां पर येलो कलर से जो दिख रहा है वो क्या है, ये है प्लाज्मिड। ये क्या है, प्लाज्मिड। और इसी को आप वेक्टर भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, वेक्टर भी कह सकते हैं। और ये इसका क्या होता है, जीनोफोर होता है, इसका मेन क्रोमोसोम होता है। जीनोफोर कह सकते हैं या न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर अपना एक मेन क्रोमोसोम होता है जिसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक डीएनए होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, या कह सकते हैं इसी को वेक्टर कहते हैं। तो मैंने क्या किया, इस बैक्टीरिया से मैंने इस ई. कोलाई नाम के बैक्टीरिया से इस प्लाज्मिड को क्या कर लिया, निकाल लिया। मैंने क्या किया, इस प्लाज्मिड को सेल से बाहर निकाल लिया, और इसका नाम क्या है, वेक्टर या क्लोनिंग वेक्टर कह सकते हैं, या प्लाज्मिड कह सकते हैं। तो या इसको मैं क्या कह सकता हूं, प्लाज्मिड कह सकता हूं, या इसी को मैं क्या कह सकता हूं, वेक्टर कह सकता हूं। तो यहां तक की बात समझ में आई। तो मैंने ये प्लाज्मिड कहां से आइसोलेट किया, कहां से निकाला, एक बैक्टीरिया की सेल से निकाला। दूसरी बात, अब मेरे पास क्या है, एक जीन है। एक जीन है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक डीएनए का टुकड़ा है। अब ये देख रहे हैं यहां पर एक डीएनए सेगमेंट है, आप रेड कलर से देख रहे हैं, इसी को कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं डिजायर जीन भी बोल सकते हैं।
जिसमें कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी है। ये जीन ऑफ डिजायर मुझे कहाँ से मिला? ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिला जहां पर कोई स्पेशल फंक्शन करता है या कोई स्पेशल प्रोडक्ट बनाता है। अब मैं चाहता हूं कि इस जीन की मुझे मल्टीपल कॉपीज मिल जाए, इस जीन की मुझे बहुत ज्यादा कॉपी मिल जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, इस बैक्टीरिया से निकाले गए प्लाज्मिड को क्या करूंगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट करूंगा, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस प्लाज्मिड को कैसे कट करेंगे और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे कट करेंगे। तो आपको यहां तक की बात समझ में आ गई कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन है जहां जिसको हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड में जोड़ देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इस प्लाज्मिड को भी कट करेगा और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कट करेगा। और यदि आपको यह नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग साइट, ये क्या होता है, ये इन सभी बातों को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो अभी सपोज कीजिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस प्लाज्मिड को कट किया, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया और यहां पर क्या कर दिया, मैंने उन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के लिए मुझे कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी? जोड़ने के लिए मुझे डीएनए लाइगेज की एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। कटने के लिए मुझे, कट करने के लिए किसकी हेल्प लगेगी? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की हेल्प लगेगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैंने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। तो अब ये जो डीएनए बना है इसको क्या कहते हैं हम? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या आप कह सकते हैं शॉर्टकट में इसको आरडीएनए भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? आरडीएनए कहेंगे। तो ये रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है प्लस में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो ये समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इस प्लाज्मिड को, इस आरडीएनए को क्या कर दिया, ट्रांसफर करा दिया। कहां पर? बैक्टीरिया के अंदर। मैंने क्या करवाया यहां पर, इसको, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया। क्या करवा दिया? ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया की सेल में जा चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये कौन सा डीएनए है? ये आरडीएनए है। ये कौन सा डीएनए है? आरडीएनए। ये उसका जीनोफोर है, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियोइड है। तो अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया डिवीजन करेगा। क्या करेगा? डिवीजन करेगा, डिवाइड करेगा। तो डिवीजन करने से क्या होगा, ये बैक्टीरिया अपनी दो कॉपी बनाएगा। तो साथ साथ में हमारा जो प्लाज्मिड है, जिसको हमने आरडीएनए कहा है, ये आरडीएनए की भी कॉपी बना के दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब बैक्टीरिया का डिवीजन हुआ तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट एक ही था, वो प्लाज्मिड के साथ जुड़ा हुआ था। अब मेरे पास दो बैक्टीरिया हैं, दोनों बैक्टीरिया में एक एक कॉपी आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि हमने बैक्टीरिया की सेल से प्लाज्मिड निकाला और प्लाज्मिड की जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। और फिर देन उसको अगेन हमने ट्रांसफॉर्मेशन करवाया, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाया और बैक्टीरिया ने डिवीजन किया। और डिवीजन करने के कारण क्या हुआ, बैक्टीरिया ने अपने जो प्लाज्मिड था, अपना न्यूक्लियोइड था, उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो इसमें क्या मेरा टारगेट क्या था? मेरा टारगेट था जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मुझे ज्यादा कॉपी चाहिए थे, तो बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, डिवीजन के साथ उसको बना के मुझे दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि प्लाज्मिड नहीं होगा तो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते और उसकी मल्टीपल कॉपी नहीं ले पाएंगे। तो प्लाज्मिड यहां पर क्या कर रहा है, वेक्टर यहां पर क्या कर रहा है, एक कुरियर बॉय की तरह काम कर रहा है, जो एक प्लाज्मिड, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर रहा है और कैरी करने के साथ साथ उसकी कॉपी बना के दे रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो आपको यस लिखना है। क्लियर है? चले, तो यहां तक का कंसेप्ट जो है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए, हम छोटे छोटे पॉइंट को लेके चल रहे हैं ताकि बायोटेक्नोलॉजी के कंसेप्ट आपको क्लियर हो पाए। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैंने क्या कहा है, नए युग की शुरुआत का है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बता दी है। तो हमको थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़ना है कि कहां से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बेसिक कंसेप्ट है, इनको बहुत अच्छे समझना है। चलिए, क्लियर है? चले, तो हमने क्या देखा कि क्लोनिंग वेक्टर के बिना कुछ काम हो पा रहा है क्या? तो देखिए, क्लोनिंग वेक्टर क्या है, क्लोनिंग वेक्टर क्या है? तो अभी अभी मैंने डायग्राम बताया कि क्लोनिंग वेक्टर के अलावा भी वेक्टर के अंदर डीएनए, तो दोनों ही डीएनए है, दोनों ही क्या है, डीएनए है, लेकिन एक अपनी कॉपी खुद बना सकता है। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है? इज अ डीएनए मॉलिक्यूल। क्लोनिंग वेक्टर क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल है। क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल है। तो ये आपको याद रखना है। तो क्लोनिंग वेक्टर is a DNA molecule that carries a gene of interest। gene of interest, gene of interest को मैं बोल सकता हूं डिजायर जीन। क्या कह सकता हूं? डिजायर जीन भी कह सकता हूं। ये आपको याद रखना है।
या एलियन जीन भी कह सकता हूं। तो ये वो जीन है जिसका मुझे बेनिफिट लेना है, जिसकी मुझे कॉपी लेना है। तो ये क्लोनिंग वेक्टर क्या हुआ, एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो क्या कैरी कर सकता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर सकता है, जीन ऑफ जो डिजायर जीन है उसको कैरी कर सकता है। कहां पर कैरी कर सकता है, इनटू दी होस्ट सेल। होस्ट का मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया है जो उसको क्या करके देखा, कॉपी करके देखा। तो बैक्टीरिया क्या हो गया, उसके लिए होस्ट हो गया। तो यहां तक की बात जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा क्या है, बैक्टीरियल सेल है, और जहां पर क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, या मल्टीप्लाई करेगा या रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई कि बैक्टीरिया के अंदर क्लोनिंग वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है अपने अंदर, और उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। और जहां पर जाकर होस्ट के अंदर जाकर वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, जिससे उसके कॉपी मिलेगी। तो देखिए ये है, ये क्या दिख रहा है आपको, यहां पर है प्लाज्मिड, ये क्या दिख रहा है आपको, ये है प्लाज्मिड, और ये हमारा रेड कलर से आपको क्या दिख रहा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या आप क्या बोल सकते हैं इसको, डिजायर डीएनए भी बोल सकते हैं। तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने क्या कर दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने क्या कर दिया, इस प्लाज्मिड के साथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके और डीएनए लाइगेज की हेल्प से क्या कर दिया। तो यहां पर किनका यूज हुआ, यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्लस डीएनए लाइगेज का यूज हुआ। तो ये क्या करेगा, कट करेगा, और ये क्या करेगा, एड करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया आरडीएनए। और ये आरडीएनए की क्या बनेगी, कॉपी बनेगी। आरडीएनए की क्या बनेगी, कॉपी बनेगी। कहां पर बनेगी कॉपी, होस्ट के अंदर, होस्ट के अंदर। तो होस्ट क्या करेगा, कॉपी बनाएगा। तो जो कॉपी बनी है वो एग्जैक्ट बनी है, क्या बनी है, रेप्लिकेट बनी है, कॉपी बनी है, क्लोन बना है। इनको हम क्या कह सकते हैं, क्लोन भी कह सकते हैं, कॉपी भी कह सकते हैं, जो एग्जैक्ट है। तो इस तरह से वेक्टर का यूटिलाइजेशन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट जो है समझ में आया। तो देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया है कि क्लोनिंग वेक्टर जो है वो वेक्टर क्या होते हैं, डीएनए कैरियर होते हैं, जो डीएनए को क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे, कैरियर करेंगे। तो इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग व्हाट, ये हेल्प करते हैं क्या प्रोड्यूस करने में, क्लोन, एग्जैक्ट कॉपी। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, ये किस में हेल्प करते हैं, प्रोड्यूसिंग क्लोन, या मैं बोल सकता हूं एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ओरिजिनल। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई, एग्जैक्ट कॉपी या क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब होता है ओरिजिनल, हुबहू कॉपी, जिस जो ओरिजिनल के समान हो। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया बायोटेक्नोलॉजी का, क्या आपको बायोटेक्नोलॉजी का यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की ये बेसिक कंसेप्ट हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए, तो एक क्लोनिंग वेक्टर, एक प्लाज्मिड जो होता है उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए, क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। चलिए आज हम तीन ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेस पर एक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट जो प्लाज्मिड है उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो मेरे पास यहां पर तीन प्रॉपर्टीज है। पहला, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम ओराई सी भी कहते हैं। तो ये बात आपको कहां समझ में आएगी, ये आपने जब रेप्लिकेशन मैंने समझाया था तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि ये ओरिसी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो कुल मिला के हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो यहां पर ये क्लोनिंग वेक्टर के अंदर जो प्रेजेंट जो ओराई सी होता है, जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ये क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए आप कोई रन करने वाला एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो रनिंग करना चाहता है, और ये रनिंग कहां से करेगा, एक पॉइंट से स्टार्ट करेगा, और कहां पर स्टॉप करेगा, एक पॉइंट पर जाकर स्टॉप कर देगा। तो कुल मिला के ये क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कहां की बात कर रहे हैं, ये स्टार्ट है। यहां से वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, और एक जगह जाकर क्या कर देगा, वो इस पॉइंट पर जाके क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो जहां से शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी उसको क्या बोलते हैं हम, स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं। ये क्या है, स्टार्ट पॉइंट है, और यहां से क्या करेगा, वो रन करना चालू करेगा। वो क्या करेगा, रन करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, चालू करेगा, और ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहां तक की बात समझ में आई, ये इस डायरेक्शन में भागना चालू करेगा। तो इसका मतलब वो कहां से स्टार्ट किया, एक पॉइंट से स्टार्ट किया। तो वैसे
जैसे बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड के अंदर एक पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होगी बेटा, स्टार्ट होगी। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब समझ में आया, ऐसा पॉइंट जो प्लाज्मिड में प्रेजेंट है जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी। चलिए इसको हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी मैंने एग्जांपल के फॉर्म में बता दिया। दूसरा है मोस्ट टाइम पी सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर को मैंने एग्जांपल लिया है आइडेंटिटी कार्ड। देखिए आइडेंटिटी कार्ड का मतलब क्या होता है कि यदि कोई बच्चा किसी स्कूल में स्टडी कर रहा है तो वहां पर जो प्रेजेंट गार्ड है वो गार्ड उस बच्चे को तभी अंदर जाने देगा जब उसके पास क्या होगा, आइडेंटिटी कार्ड है। तो आइडेंटिटी कार्ड क्या है, उस बच्चे की पहचान है कि वो किस स्कूल में स्टडी करता है। तो आइडेंटिटी कार्ड यदि नहीं होगा तो उसको इंटर नहीं कर दिया जाएगा, और इंटर नहीं किया जाएगा, और नहीं उसको आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि वो किस स्कूल में स्टडी करता है। तो वैसे वैसे सिलेक्टेबल मार्कर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं, जो उसको वो क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये प्लाज्मिड की बात कर रहा हूं। इस प्लाज्मिड के अंदर ये जो होते हैं क्या होते हैं, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। ये क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से लड़ने में, फाइट करने में हेल्प करते हैं। ये उनको सर्वाइवल कंडीशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए थर्ड पॉइंट है क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट। तो इसको भी ऑलरेडी हमने जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा था, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इसको एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने जब स्कूल में जब आप होमवर्क दिया गया होगा या कोई प्रोजेक्ट दिया होगा, तो आप क्या करते हैं, जब पेपर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जब किसी पेपर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप क्या करते थे, पेपर के बीच से एक लाइन ड्रॉ करते थे, और उस लाइन से आप क्या करते थे, सीजर की हेल्प से कट करते थे। तो बेसिक वैसे क्या है, ये क्या है, ये लाइन है, ये लाइन है जहां से क्या करना है, कट करना है। तो सीजर को आपको क्या करना पड़ेगा, इसी लाइन के ऊपर चलाना पड़ेगा, ताकि पेपर का जो पार्ट है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो ऐसे कैसे क्लोनिंग साइड होती है, हमारे पास जो प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड में आप कहीं से भी कट नहीं कर सकते। यदि कट करना है तो हमको एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना पड़ेगा, और वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेशल जगह से ही कट करता है, जिसको क्या कहते हैं, क्लोनिंग साइट कहते हैं या रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। तो आपको नाम से समझ में आ रहा है, रेस्ट्रिक्शन साइट, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कट करेगा। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि ये क्या हमको एक्सप्लेन करना चाहता है, ये क्या एक्सप्लेन करना चाहता है कि ये एक वो पॉइंट है जहां से हमको क्या करना है, मॉलिक्यूल को कट करना है। चले अब हम बात करते हैं सबसे पहले पहले पॉइंट की, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो मैंने ऑलरेडी बताया है, स्टार्ट पॉइंट है जहां से क्या करेगा, जो डीएनए है उसको क्या किया जाएगा, रेप्लिकेट किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये क्या है, यहां पर ये प्लाज्मिड है, ये क्या है, ये प्लाज्मिड है। और प्लाज्मिड के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्लाज्मिड के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये है ओराई सी। तो इसका मतलब क्या है, ये ओराई सी है, ये वो पॉइंट है जहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करवा सकते हो। यहां पर क्या होगा, रेप्लिकेशन क्या होगा, रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो सुनिए, यदि आपने रेप्लिकेशन स्टार्ट करने वाले पॉइंट पर ही क्या कर दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया, तो उसकी कॉपी भी क्या होगी, जल्दी बनेगी, फास्ट बनेगी। क्योंकि आपको पता है ओराई सी वो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन होगा, जहां से क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। और यदि जहां से रेप्लिकेशन होगा वहीं पर जीन ऑफ इंटरेस्ट एड कर दिया, तो 100% ये है कि रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होगा, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी भी यहीं से बनेगी। तो क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई कि यहां पर इस ओराई सी के पास मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट क्यों ऐड किया, क्योंकि या आप यहां भी कर सकते हैं या इसके आसपास भी कर सकते हैं। तो यहां पर ओराई सी के पास जीन ऑफ इंटरेस्ट का इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि ओराई सी का पहले क्या होगा, ओराई सी से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो यदि हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, तो इसका 100% क्या होगा, कॉपी बनेगा। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो यहां पर ओराई सी क्या है, एक स्पेशल क्या है, स्पेशल डीएनए सीक्वेंस है, स्पेशल डीएनए सीक्वेंस। क्या है ये ओराईसी, क्या है ओराईसी, क्या है, प्लाज्मिड के अंदर एक स्पेशल डीएनए सीक्वेंस है, क्या है, प्रेजेंट इन क्लोनिंग वेक्टर, प्रेजेंट इन क्लोनिंग वेक्टर। कहां पर प्रेजेंट है, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर प्रेजेंट है, जहां से क्या होगा, डीएनए
रेप्लिकेशन, फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। यहां पर लिखा हुआ है स्टार्ट होगा या बिगिन होगा, ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब यदि किसी प्लाज्मिड के अंदर ओरिसी नहीं है, रेप्लिकेशन करने वाला पॉइंट नहीं है, तो उसका कॉपी कभी नहीं बनेगा। तो दिस प्रॉपर्टी अलाउ द वेक्टर टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट, रेप्लिकेट विद इन होस्ट। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर जो प्रेजेंट है, उसके अंदर ये ओराइसी क्या करता है, उसको मल्टीप्लिकेशन कॉपी बनाने के लिए हेल्प करता है होस्ट के अंदर। तो विदाउट ओराइसी, ये मोस्ट टाइम पे नोट करना है, विदाउट ओराइसी, यदि किसी प्लाज्मिड के अंदर ओराइसी नहीं है तो वेक्टर क्या नहीं कर पाएगा, वेक्टर कैन नॉट मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट, मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट इनसाइड दी होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर क्या नहीं कर पाएगा, वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, नहीं वो कॉपी बना पाएगा। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? ओराइसी जो होती है, जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, इसका क्या फंक्शन है? ये एक वो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यदि वो नहीं है तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। चले, अब क्वेश्चन ये है कि ये ओराइसी जिसको हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा है, वो क्या है? तो ये ऑलरेडी हम रेप्लिकेशन की प्रोसेस में सेंट्रल डोग्मा की जो पहली स्टेप है वहां पर समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये एक ऐसी सीक्वेंस है जहां पर एडेनिन 80 रिच सीक्वेंस है। इट इज यूजुअली 80 रिच। कैसी रिच होती है? 80 रिच होती है। 80 रिच का मतलब क्या है? यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन का पेयर होता है, और आपको ये पता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जबकि ग्वानिन और साइटोसिन जीसी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो आप ही खुद बताइए कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है? तो डबल बॉन्ड जो होता है उसको तोड़ना आसान होता है। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर यदि 80 रिच रीजन है, यदि 80 रिच रीजन है, तो इजियर टू ओपन, इसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। इसको आसानी से क्या कर सकते हो, ओपन करते हो। 80 रीजन इज अ रीजन इन अ प्लाज्मिड which is easier to open because it has two hydrogen bond, because it has two hydrogen bond, that means टू हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, इसको इजी से आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। सो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेटली इजिली टू स्टार्ट रेप्लिकेशन, और आसानी से वो क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई। और एक मोस्ट टाइम पे पॉइंट कि जो ओराइसी है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को। किसकी कॉपी नंबर को? वेक्टर की। तो वेक्टर का कॉपी नंबर ये मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि आपके घर में यदि 5 बुक्स हैं, यदि बायोलॉजी की 5 बुक्स हैं, तो वो आपका क्या हो गया, कॉपी नंबर हो गया। बायोलॉजी की हो या कोई सी भी 5 बुक है आपके घर में, ये बात आपको याद रखना है। यदि आपके घर में 5 बुक्स हैं, इसका मतलब आपका 5 कॉपी नंबर हो गया। लेकिन आपके घर में 1000 बुक्स हैं, इसका मतलब 1000 कॉपी नंबर हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आया? एक बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड की कितनी नंबर है, ये उसका कॉपी नंबर कहलाएगा। तो इसका मतलब या तो लो कॉपी नंबर भी हो सकता है, या तो हाई कॉपी नंबर भी हो सकता है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट ओराई सी जो है ओरिजिन, और जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, वो क्या कर रहा है, इसको डिसाइड कर रहा है। तो यहां तक की बात समझ में आई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का कितना इंपॉर्टेंट है। यदि वो नहीं है तो रेप्लिकेशन ही स्टार्ट नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना है। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया? समझ पा रहे हैं आप? ओराइसी जो रेप्लिकेशन का जो पॉइंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना रेप्लिकेशन नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े, चले। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर को मैंने आपको आइडेंटिटी कार्ड से बताया। आइडेंटिटी कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। यदि आप किसी स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, यदि वहां पर आइडेंटिटी कार्ड है तो आपको अलाउ किया जाएगा, और आपके पास यदि आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। वैसे वैसे यदि कोई प्लाज्मिड है, उसके पास ओराइसी है, ओरिसी है, लेकिन इसके अलावा क्या है, इसके अलावा सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए। तो सिलेक्टेबल मार्कर नाम से समझ आ रहा है, ऐसा मार्कर जो सिलेक्ट करवाए, सिलेक्ट करवाएगा। तो इस ये सिलेक्टेबल मार्कर प्लाज्मिड के अंदर क्या होते हैं, एंटीबायोटिक,
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जीन होते हैं। ये क्या होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऐसे जीन होते हैं जो एंटीबायोटिक से लड़ने में हेल्प करेगा। यदि मान लो ये सपोज ये कोई प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में ओराइसी है लेकिन कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? नो एंटीबायोटिक जीन, मतलब यहां पर नहीं है नो एंटीबायोटिक जीन। देखिए आप यहां पर ओराइसी के अलावा नहीं है, लेकिन आप यहां देख रहे हैं यहां पर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, मतलब इस सेकंड नंबर, ये पहला प्लाज्मिड है जिसके पास कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है। लेकिन आप दूसरे प्लाज्मिड को देखिए, दूसरे प्लाज्मिड में आपको एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। इसका मतलब ये बैक्टीरिया के पास यदि चले गया तो बैक्टीरिया को एम्पीसिलिन नाम की एंटीबायोटिक मार नहीं पाएगी। तो इट हैज वन एएमपी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसके पास क्या है? वन एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। इसके पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, इसलिए मैंने माइनस से रिप्रेजेंट किया है, तो मैं यहां पर प्लस कर सकता हूं, ये प्लस। दूसरे प्लाज्मिड को देखिए, इसके पास क्या है? आप पिंक कलर से दिख रहे हैं, ये पिंक कलर से इसके पास क्या दिख रहा है आपको? यहां पर पिंक कलर से दिख रहा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है इसके पास प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास क्या है? वन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड नंबर का जो प्लाज्मिड है इनके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। यदि इस बैक्टीरिया के पास, यदि कोई बैक्टीरिया है उसके पास ये वाला जीन है, तो वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन से क्या कर लेगा? आसानी से लड़ पाएगा और टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक उसको मार नहीं पाएगी। तो इसका मतलब आप समझ में आ रहा है? ये वन टेट्रासाइक्लिन जीन इसके पास प्रेजेंट है। तो यहां पर कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं है, यहां पर एक रेजिस्टेंस जीन है जिसका नाम है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ये एम्पीसिलिन में ग्रो कर सकता है। यहां पर ये कौन सा रेजिस्टेंस जीन है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। ये टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक में जी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन 4 नंबर पे देखिए आप, यहां पर 4th नंबर पे देखिए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है, एएमपी रेजिस्टेंस जीन भी है, और यहां पर आप देखेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है। इसका मतलब इस प्लाज्मिड के पास दोनों रेजिस्टेंस जीन है। और यदि इस ऐसे प्लाज्मिड को ऐसे बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया जाए जो और ग्रो करवाया जाए, तो वो एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों तरह की एंटीबायोटिक के अंदर क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है तो एक एंटीबायोटिक से लड़ सकता है, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है तो वो दोनों एंटीबायोटिक से क्या कर सकता है? लड़ सकता है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? चलिए इसको देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आप देख रहे हैं यहां पर एक कोई प्लाज्मिड है। यहां पर ये आपको क्या दिख रहा है? यहां पर एक कोई प्लाज्मिड है, ये है हमारा प्लाज्मिड। ये क्या है? प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड में आप देख पा रहे हैं यहां पर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। ये क्या है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। अब मैंने क्या किया कि इस प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। ये क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया तो बैक्टीरिया में क्या आ चुका है? आप एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन आ चुका है। यदि मैं क्या करूं, इस बैक्टीरिया को कौन से बैक्टीरिया को? इस बैक्टीरिया को जिसके पास क्या है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाला प्लाज्मिड है। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर, ये क्या है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। ये प्लाज्मिड है। ये क्या है? ये प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड को मैंने क्या कर दिया? इंसर्ट करवा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया बैक्टीरिया के अंदर। अब ये प्लाज्मिड आ चुका है। अब मैं क्या करूं, इस बैक्टीरिया को मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया? इस बैक्टीरिया को मैंने ट्रांसफर किया कौन सी एंटीबायोटिक में? इसका नाम है, इस एंटीबायोटिक का नाम है एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक। ये क्या है? एम्पीसिलिन बायोटिक है। तो आप मुझे बताइए, इस बैक्टीरिया के पास एम्पीसिलिन से लड़ने का वाला जीन है, यदि इस बैक्टीरिया को आपने एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक में रख दिया तो बताइए क्या ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा या ये बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी? तो ये बैक्टीरिया आसानी से क्या कर पाएगा? ग्रो कर पाएगा। तो आपको बात समझ में आ रहा है? तो बैक्टीरिया क्या करेगा? ग्रो करेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा?
ग्रो करेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा? ग्रो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? मैंने यहां पर क्या लिखा है? बैक्टीरिया ग्रो इन एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ये आपके पास बैक्टीरिया के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो वो एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक में ग्रो कर पा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, यदि मैंने इस बैक्टीरिया को मैंने क्या किया, एक दूसरी एंटीबायोटिक में रखा जिसका नाम क्या है? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ये इसका नाम क्या है? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। इसका नाम क्या है? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में यदि आपने इस बैक्टीरिया को डाल दिया, इस बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया डाई हो जाएगा। कैन नॉट ग्रो। बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो। क्या आपको बात समझ में आई? बैक्टीरिया क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है? क्योंकि इसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन वाला जीन है ही नहीं। देखिए यहां पर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एब्सेंट। क्या आपको ये समझ में आया? ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, इसलिए ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में ग्रो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन होगा उस एंटीबायोटिक में ग्रो कर पाएगा। जो टाइप का जीन होगा, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है तो एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन में ग्रो कर पाएगा। यदि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होने के कारण वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? चलिए दूसरे एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इसके पास प्रेजेंट है। तो यदि मैंने इस प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया, अब मैंने क्या किया कि पहला इस बैक्टीरिया को उठाकर मैंने एंटीबायोटिक में डाला। ये कौन सी एंटीबायोटिक है? एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक है। एम्पीसिलिन मैं लिख देता हूं यहां पर। ये कौन सी एंटीबायोटिक है? एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक। और ये कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। क्या आपको बात समझ में आई? तो इस बैक्टीरिया को मैंने एंटीबायोटिक में रखा। कौन सी एंटीबायोटिक? एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक में रखा। तो इसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया मर जाएगा। मतलब बैक्टीरिया क्या नहीं कर पाएगा? नॉट ग्रो। बैक्टीरिया बैक्टीरिया नॉट ग्रो। बैक्टीरिया नॉट ग्रो। बैक्टीरिया क्यों नहीं ग्रो करेगा? बैक्टीरिया इसलिए ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? बैक्टीरिया के पास क्या नहीं है? बैक्टीरिया के पास क्या नहीं है? बैक्टीरिया के पास वो जीन नहीं है, इसलिए वो क्या नहीं कर पाएगा? ग्रो नहीं कर पाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? ये बैक्टीरिया क्यों नहीं ग्रो कर पाएगा इस एंटीबायोटिक में? क्योंकि उसके पास जीन नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, इसी बैक्टीरिया को मैंने क्या किया, इस बैक्टीरिया को मैंने टेट्रासाइक्लिन के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, तो बैक्टीरिया क्या कर पाएगा? ग्रो कर पाएगा। तो बैक्टीरिया ग्रो। बैक्टीरिया क्या करेगा? ग्रो करेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा? ग्रो करेगा। ये बात आपको याद रखना है। तो जो जीन होगा उस एंटीबायोटिक में ग्रो करेगा, जो जीन नहीं होगा उस एंटीबायोटिक में ग्रो नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब थर्ड एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। इसको देख के आपको क्या लग रहा है? इस प्लाज्मिड के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है, इसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि किसी बैक्टीरिया के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया तो वो बैक्टीरिया एम्पीसिलिन में भी ग्रो करेगा और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेगा, क्योंकि इसके पास दोनों टाइप के जो एंटीबायोटिक जीन है वो प्रेजेंट है। तो देखिए ये वाला देख रहे हैं आप, ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, और दूसरा आप देखेंगे ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। तो यहां पर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है। तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया ग्रो इन बोथ। बैक्टीरिया बैक्टीरिया ग्रो बैक्टीरिया ग्रो इन बोथ एंटीबायोटिक। बोथ एंटीबायोटिक। तो बैक्टीरिया यहां पर भी ग्रो करेगा, बैक्टीरिया यहां पर भी ग्रो करेगा, और बैक्टीरिया यहां पर भी ग्रो करेगा। इसका कंसेप्ट आपको ये समझ में आ गया कि जिसके पास जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा तो ये क्या कर रहा है? सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। जिसके पास जो होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हटा देंगे। ये बात समझ में आ गई? तो ये कंसेप्ट क्या बताता है कि एक बैक्टीरिया के पास क्या जीन है? सिलेक्टेबल मार्कर। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? एक स्पेशल जीन है। क्या है? एक स्पेशल जीन है जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहते हैं। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? तो सिलेक्टेबल मार्कर जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है? एक तरह के स्पेशल जीन है,
प्लाज्मिड के अंदर स्पेशल टाइप के जीन हैं जो क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो क्या प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है कहां पर, प्लाज्मिड के अंदर, और हेल्प अस टू सिलेक्ट, क्या करते हैं, सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, हेल्प अस टू सिलेक्ट विच बैक्टीरिया हैव टेकन दी प्लाज्मिड, विच बैक्टीरिया हैव टेकन दी प्लाज्मिड। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से बैक्टीरिया ने कौन से प्लाज्मिड को एक्सेप्ट किया है, हम वो आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन है, एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस जीन है वो आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जिस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड में है वो ग्रो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो चलिए इसको और अच्छे समझते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर हेल्प अस टू सिलेक्ट और आइडेंटिफाई, क्या हेल्प करता है, सिलेक्शन में हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं, बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं, बैक्टीरिया के अंदर वो प्लाज्मिड जा चुका है या नहीं, ये बात को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है या सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। सो व्हाई इट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के अंदर ये क्यों प्रेजेंट होता है, तो देखिए व्हेन वी पुट प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरिया, यदि प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया के अंदर डाल दे तो क्या होगा, सम प्लाज्मिड टेक इट, आपने क्या किया, कुछ प्लाज्मिड लिए और बैक्टीरिया में डालने की कोशिश की, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करवाने की कोशिश की, तो हो सकता है बैक्टीरिया उसको ना ले। बात समझ में आ रही है, इन्वायरमेंट ऐसा है जहां पर बैक्टीरिया भी है प्लाज्मिड भी है, लेकिन बैक्टीरिया प्लाज्मिड को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है सम बैक्टीरिया टेक इट, कुछ बैक्टीरिया इसको ले ले, और हो सकता है सम बैक्टीरिया डू नॉट टेक इट। क्या मतलब समझ में आया कि हमारे पास यदि बहुत सारे प्लाज्मिड हैं और बैक्टीरिया भी वहां प्रेजेंट है तो हो सकता है बैक्टीरिया उसको ले ले, हो सकता है बैक्टीरिया नहीं ले। यदि बैक्टीरिया उसको ले लेगा तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, यदि नहीं ले पा रहा है उस बैक्टीरिया को तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सो वी नीड अ वे टू नो विच बैक्टीरिया ग्रो गोट प्लाज्मिड, हमको यह पता करना है कि कौन सा बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड जा चुका है, कौन से बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड नहीं जा चुका है। तो यहां समझ में आया, यदि किसी बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जा चुका है तो वो जिंदा रहेगा, नहीं तो जिसके अंदर नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो आपको बात समझ में आई, जिसके पास जीन होगा वो सर्वाइव करेगा, जिसके पास जीन नहीं है उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी एडेड सिलेक्टेबल मार्कर, ये क्या है, एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहे हैं प्लाज्मिड के लिए। तो क्या आपको बात समझ में आई, सो व्हाट डज इट यूजुअली डू, ये करता क्या है प्लाज्मिड के अंदर, ये करता क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है दैट प्रोवाइड सिलेक्शन, दैट क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड सिलेक्शन या मैं बोल सकता हूं रिकॉम्बिनेंट प्रोवाइड रेजिस्टेंस, ऐसा समझ सकते हैं इसको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू, रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट, एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है टू स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक। यदि वो टेट्रासाइक्लिन है तो उसके लिए वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रोवाइड कर रहा है, एम्पिसिलिन है तो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट क्या कर रहा है, वो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट क्या कर रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रोवाइड कर रहा है। ये बात आपको समझ में गई। तो यहाँ पर एम्पीसिलिन जीन है, एग्जांपल के लिए मैंने क्या बताया, यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर एक प्लाज्मिड है जिसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो गिव रेजिस्टेंस टू एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक। वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस यदि उसके पास ये जीन है, प्रेजेंट है, तो क्या कर सकता है, यदि ये जीन प्रेजेंट है तो ये क्या कर सकता है, पेनिसिलिन में ग्रो कर सकता है। कौन सी, एम्पीसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसके क्या अंदर क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो ये क्या है, पेनिसिलिन है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन हम बात कर रहे हैं। दूसरा टेट्रासाइक्लिन जीन है तो गिव रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। देखिए ध्यान रखना है यहां पर ये एएमपी जीन है और जीन क्या कर रहा है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक अलग है, एंटीबायोटिक अलग है, एंटीबायोटिक में ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। दूसरी बात करें टेट्रासाइक्लिन जीन की, तो टेट्रासाइक्लिन जीन क्या कर रहा है, वो टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक, दोनों क्या है, एंटीबायोटिक है। ये क्या है, ये भी एंटीबायोटिक है और ये भी क्या है, एंटीबायोटिक है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन यदि उसके पास है तो ये क्या करेगा, उसको
क्या करेगा, एम्पीसिलिन में ग्रो करने में हेल्प करेगा। यदि वो टेट्रासाइक्लिन जीन है तो वो क्या करेगा, वो टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक में ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए, सो व्हेन वी ग्रो बैक्टीरिया ऑन एंटीबायोटिक, सपोज बैक्टीरिया विथ प्लाज्मिड कंटेनिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास एक प्लाज्मिड है, ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड में क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो वो क्या करेगा, वो आसानी से क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा। सरवाइव कर पाएगा, क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा। और बैक्टीरिया विदाउट प्लाज्मिड, बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नहीं है और उस प्लाज्मिड में क्या नहीं है, नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, तो ये क्या कर पाएगा, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये मर जाएगा, नॉट सरवाइव। तो क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया, क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया कि सिलेक्टेबल मार्कर का क्या एप्लीकेशन है। आप एक बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, सर्वाइवल कंडीशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। यदि उसके पास जीन है तो वो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक में जीन में ग्रो कर पाएगा, यदि नहीं है तो नहीं ग्रो कर पाएगा। तो क्या आपको ये बेसिक कंसेप्ट में आया। देखिए, हम यदि ये प्रैक्टिकली समझते हैं तो हम आसानी से एनसीईआरटी की लाइन को वन बाय वन एक पैराग्राफ के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा कि एनसीईआरटी हमको क्या समझाना चाह रही है। क्लियर है। चले, अब बात करते हैं व्हाट हैपन इफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड इन द सिलेक्टेबल मार्कर। ये अच्छा क्वेश्चन है। आपने क्या किया, आपका टारगेट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का। आपने क्या किया, एक प्लाज्मिड लिया। ये क्या है, हमारे पास प्लाज्मिड है। सपोज ये मेरे पास कोई प्लाज्मिड है। ये कौन सा प्लाज्मिड है, जिसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है। बस में आ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के पास होगा तो बैक्टीरिया यहां पर भी ग्रो कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, यदि ये जिस बैक्टीरिया के पास होगा, सपोज मैंने इस प्लाज्मिड को कहां डाल दिया, मैंने इस प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया को कहां डाला, एम्पीसिलिन में डाल दिया। ये क्या है, ये क्या है मेरे पास, एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक। ये क्या है, एंटीबायोटिक। तो बताइए बैक्टीरिया ग्रो करेगा या नहीं करेगा, बैक्टीरिया ग्रो, बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा। ये बात आपको याद रखना है, बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा किसमें, इस एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक में ग्रो करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, जीन प्रेजेंट है। क्या आपको समझ में आ रहा है। दूसरा, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है। यदि इसी बैक्टीरिया को आपने टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक में रख दिया तो यहां पर भी वो क्या करेगा, सरवाइव करेगा। तो अल्सो इट सरवाइव इन एम्पी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। तो ये टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक में भी क्या कर सकता है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो आपको बात ये समझ में आई, इसके पास दोनों जीन है तो वो दोनों एंटीबायोटिक में ग्रो कर सकता है। यदि इसके पास ये जीन होता तो ये केवल एम्पीसिलिन में ग्रो करता है। यदि इसके पास टेट्रासाइक्लिन वाले जीन होता तो केवल वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करता, लेकिन इसके पास दोनों जीन है तो ये दोनों में ग्रो करेगा। यहां पर देखिए, अब मैंने क्या किया, इसी प्लाज्मिड के अंदर मैंने अब क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इस प्लाज्मिड के अंदर क्या किया, अब देखिए, ये कोई प्लाज्मिड है जो हमने अभी स्टडी किया है। इस प्लाज्मिड के अंदर टेट्रासाइक्लिन भी है, एम्पीसिलिन भी है। अब ये मेरे पास क्या है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को अब मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे इंसर्ट करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। और अब मैंने क्या किया, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने कहां पर इंसर्ट करवा दिया, एम्पीसिलिन वाली साइड पर। आप देख रहे हैं, ये एम्पीसिलिन वाली जीन में क्या कर दिया, मैंने इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्टेड, इंसर्टेड इनटू एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया, क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया। मैंने मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहां पर ऐड करवा दिया, मैंने एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में ऐड करवा दिया। तो आप समझ पा रहे हैं, यदि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में ऐड कर दिया तो एम्पीसिलिन जीन रेजिस्टेंस जो जीन होता है वो क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शन हो जाएगा। नॉन फंक्शनल हो जाएगा मतलब वो कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई प्लाज्मिड है, उसके पास
एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, यदि उनमें से आप दोनों में से किसी में, मैंने सपोज क्या किया एग्जांपल के लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो इसका जो क्वालिटी था एम्पीसिलिन में ग्रो करने का वो क्या हो चुका है, लॉस कर चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बन चुका है आरडीएनए। ये क्या बन चुका है, आरडीएनए, क्योंकि उसके अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो अब इस प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया को यदि आप कहां डालेंगे, यदि इस प्लाज्मिड बैक्टीरिया को आप कहां डालेंगे, एम्पीसिलिन में डालेंगे, तो बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो, बैक्टीरिया नॉट ग्रो। क्या आपको ये बात समझ में आई, बैक्टीरिया कहां नहीं ग्रो कर पाएगा, एम्पीसिलिन, एम्पी एम्पीसिलिन जो होता है, एम्पीसिलिन जो होता है उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा, एम्पीसिलिन में ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने बाहर के जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहां इंसर्ट कर दिया, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में इंसर्ट कर दिया, जिसके कारण वो एम्पीसिलिन वाला जो जीन था वो क्या हो चुका है, नॉन फंक्शन हो सकता है, उसको क्या कर दिया आपने, ब्रेक कर दिया। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? यदि आप उस जीन को टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में आप यदि इंसर्ट कर देते, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के डिस्टर्ब हो जाता, वो ब्रेक हो जाता, वो नॉन फंक्शन हो जाता। अब वो बैक्टीरिया क्या कर सकता था, वो एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करने वाला था, अब वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो यहां पर आप देखिए, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट केवल एम्पीसिलिन में ग्रो इंसर्ट किया है, तो अब वो कहां नहीं ग्रो कर पाएगा, बैक्टीरिया नॉट ग्रो इन एम्पीसिलिन। इसका मतलब ये है कि आपने क्या नहीं डिस्टर्ब किया, टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो जीन था वो कैसा है, एक्टिव है। ये क्या है, एक्टिव है। जबकि एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जो जीन था वो क्या हो चुका है, वो इनएक्टिव हो चुका है। क्या हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है, इसलिए वो डाई हो चुका है। ये बैक्टीरिया क्या कर गया, मर गया। ये बात समझ आ रही है? आपने इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डाला और कहां पर डाला, टेट्रासाइक्लिन में डाला, तो टेट्रासाइक्लिन में क्या कर गया, बैक्टीरिया सरवाइव कर गया, सरवाइव कर गया। ये बात समझ में आ रहा है, ग्रो कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, यदि उसमें यदि उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करा दिया जाए, तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के कारण, जीन ऑफ इंटरेस्ट के कारण जो एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस जीन वाली क्वालिटी थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से क्या नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, उससे फाइट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उस बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये जीन डिस्टर्ब किया, तो ये अब इस एंटीबायोटिक में क्या नहीं कर पा रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसको हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको अनटच रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्टिव है। यदि इस एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन रखा गया तो वो क्या कर रहा है, ग्रो कर पा रहा है। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात समझते, इफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड, इफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड इनसाइड द सिलेक्टेबल मार्कर जीन, यदि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर अपने ऐड कर दिया है, तो क्या होगा, सिलेक्टेबल मार्कर जीन बिकम नॉन फंक्शनल। क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। इसका मतलब कैसा हो गया, वो इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। ये बात आपको आप समझ में आ गई होगी। चलिए क्लियर है, क्लियर है। अब थोड़ा समझते हैं इधर, बैक्टीरिया विल, देखिए आपने क्या किया, सिलेक्टेबल मार्कर जीन में आपने किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करा दिया, तो वो पर्टिकुलर जो स्पेशल टाइप का जो जीन था वो नॉन फंक्शनल हो गया। इसका मतलब जो बैक्टीरिया है वो क्या कर देगा, वो बैक्टीरिया क्या कर देगा, लॉस कर देगा। क्या लॉस कर देगा, रेजिस्टेंस टू दैट एंटीबायोटिक। वो क्या कर देगा, लॉस कर देगा। किसको लॉस कर देगा, वो एंटीबायोटिक से फाइट करना, एंटीबायोटिक से फाइट करने की जो कैपेसिटी थी, जिस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से वो लड़ पा रहा था, उसको क्या कर देगा, लॉस कर देगा। मतलब एम्पीसिलिन से रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड, एंटीबायोटिक से जो लड़ने की क्षमता थी वो क्या कर चुका है, लॉस कर चुका है। सो सपोज प्लाज्मिड हेड, देखिए यहाँ सपोज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, सपोज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो गिव रेजिस्टेंस टू एम्पीसिलिन। यदि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, देखिए यहाँ पर ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो वो क्या कर सकता है, वो सरवाइव करेगा। यदि उसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है तो वो नहीं ग्रो करेगा। इसका मतलब क्या है, यदि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, यदि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट
कहां पर इंसर्ट कर दी, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में इंसर्ट कर दी, तो आपका वो एम्पीसिलिन क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो देखिए ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आपने इसको क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो आपका जो एम्पीसिलिन है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। लेकिन आपका जो टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस जो जीन है वो कैसा रहेगा, वो एक्टिव रहेगा, वो कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? सो नाउ व्हाट हैपन, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस गेट डिस्टर्ब, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या हो चुका है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के कारण वो डिस्टर्ब कर चुका है इस एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन को, जिसके कारण क्या होगा, बैक्टीरिया कैन नॉट रेजिस्ट एम्पीसिलिन। लेकिन ऑन एम्पीसिलिन प्लेट बैक्टीरिया विल डाई, सो रेजिस्टेंस इज लॉस्ट। यदि उसको एम्पीसिलिन की प्लेट पे डाला गया, एम्पीसिलिन मीडिया वाली प्लेट पे डाला गया, मीडिया के अंदर ग्रो करवाया गया, तो बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि उसके पास वो क्या लॉस कर चुका है, रेजिस्टेंस पावर जो क्या कर चुका है, खो चुका है। चलिए, लेकिन इसके पास टेट्रासाइक्लिन वाली कंडीशन अभी है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन वाली कंडीशन है, ये टेट्रासाइक्लिन में सरवाइव कर सकता है, टेट्रासाइक्लिन में सरवाइव कर सकता है, लेकिन एम्पीसिलिन में सरवाइव नहीं कर पाता है। बट इट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, बट इट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक। क्या आपको बात समझ में आई? इट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक, इसका मतलब क्या समझ में आया, इसके आपने टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को इनएक्टिव नहीं किया है। ये जीन क्या है, ये जीन क्या है, एक्टिव है। टेट्रासाइक्लिन वाला जीन क्या है, एक्टिव है, एक्टिव टेट आर, इसलिए वो बैक्टीरिया क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन में आसानी से ग्रो कर पा जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और ये क्या है, आर्डिन है, रिकॉम्बिनेंट है, ये क्या है, आर्डिन है, रिकॉम्बिनेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। चले, तो क्या आपको अभी तक का जो कंसेप्ट है, जो हमारे पॉइंट्स हैं कि क्या होगा यदि जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया जाए एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में, तो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसके पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को डिस्टर्ब कर दिया है। कैसे डिस्टर्ब किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपका डिजायर जीन था उसको इंसर्ट कर दिया वहां पर, तो वो क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। व्हाट हैपन इफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड इन द सिलेक्टेबल मार्कर, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इनएक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, देखिए आपने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर आपने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, एड कर दिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट के एड होने से क्या हो गया, ये नॉन फंक्शनल हो गया। क्या हो गया, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ये बात समझ में आ रहा है, ये जीन क्या हो चुका है, नॉन फंक्शनल हो चुका, लेकिन ये क्या है, फंक्शनल है। टेट्रासाइक्लिन जीन जो है, टेट्रासाइक्लिन जो जीन है वो क्या है, एक्टिव है, वो काम करेगा, तो ये इसमें ग्रो कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट था। ये कैसा था, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट था। आपने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को उठाकर, जीन ऑफ इंटरेस्ट को उठाकर क्या कर दिया, यहां पर ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया। तो क्या कर गया, रिकॉम्बिनेंट। तो आप बताइए कि नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से अलग करना है तो कैसे आप पहचानेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों में ग्रो कर पाएगा। आप ध्यान समझना बेटा इसको, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट इसलिए बोला क्योंकि इसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है। तो ये एम्पीसिलिन में भी ग्रो करेगा, ये टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेगा। क्यों ग्रो करेगा, क्योंकि इसके पास दोनों जीन है। इट कैन ग्रो, इट कैन ग्रो इन बोथ एंटीबायोटिक, इट कैन ग्रो बोथ एंटीबायोटिक। बोथ एंटीबायोटिक का मतलब ये हो गया, ये एम्पीसिलिन में भी ग्रो करेगा एंड टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन जो है उसके अंदर भी क्या करेगा, ग्रो करेगा। लेकिन आप देखिए, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर चुके हैं, इंसर्ट कर चुके हैं, तो ये क्या करेगा, कैन नॉट ग्रो, क्या नहीं करेगा, कैन नॉट ग्रो इन, कैन नॉट ग्रो इन एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन, but grow
इन टेट्रासाइक्लिन। इसका मतलब यह है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों में ग्रो करेगा, जबकि रिकॉम्बिनेंट एक में ही ग्रो करेगा, क्योंकि ये आपने इनएक्टिव कर दिया है। तो क्या आप रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को क्या कर दिया है, सिलेक्ट कर लिया है। क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। समझ पा रहे हैं कैसे सिलेक्ट करेंगे? जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं ऐड किया है, वो दोनों एंटीबायोटिक में ग्रो करेगा, जबकि जिसके अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया है, उसके पास एक क्वालिटी जो है लॉस कर चुके हो, इनएक्टिव कर चुके हो, वो क्या है, एम्पीसिलिन में ग्रो करने की। तो अब वो केवल टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर पाएगा। इसके अलावा वो दोनों दोनों की बजाय केवल एक ही में ग्रो कर पाएगा, वो है टेट्रासाइक्लिन। तो इससे आप नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि हम एक रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? इस तरह से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करवा के। चले, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आल्सो हेल्प इन सेपरेटिंग ट्रांसफॉर्म एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, अभी हमने देखा कि एक जीन, एक प्लाज्मिड ऐसा था जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन दोनों थे, तो वो दोनों एंटीबायोटिक में ग्रो कर पा रहा था। लेकिन आपने क्या किया, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, जिसके कारण उसकी एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन में ग्रो करने की क्षमता क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई। तो अब वो केवल टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर सकता है। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों में ग्रो कर पा रहा है, रिकॉम्बिनेंट केवल एक में ही ग्रो कर पा रहा है। तो वैसे आप ट्रांसफॉर्म्ड सेल और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल का भी क्या कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखिए, सपोज ये कोई हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जगह आप प्लाज्मिड लिख देते हैं। ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। चले, आपने क्या किया, आपने क्या किया, इस प्लाज्मिड को उठाकर इस बैक्टीरिया में डालने की कोशिश की, ये बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाने की कोशिश की, लेकिन ये बैक्टीरिया उसको अपटेक नहीं कर पाया। बैक्टीरिया डू नॉट अपटेक, इसका मतलब क्या है, ये प्लाज्मिड अनेबल था उस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया, मतलब ये प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा पाया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। नो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया के पास जा ही नहीं पाया। अब जब इस बैक्टीरिया के पास कोई प्लाज्मिड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास कोई एंटीबायोटिक जीन भी नहीं है। तो ये क्या करेगा, यदि इस बैक्टीरिया को मैंने क्या किया, इस बैक्टीरिया को उठाकर एम्पीसिलिन में डाला, ये क्या है, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक। ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन क्या है, एंटीबायोटिक है। तो यदि इस बैक्टीरिया को मैंने क्या किया, एम्पीसिलिन में डाल दिया, तो यहां पर क्या करेगा, वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं, वो मर जाएगा। और टेट्रासाइक्लिन में भी क्या करेगा, मर जाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आए कि यदि आपने ये बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट नहीं करवा पा रहे हैं, या बैक्टीरिया उस प्लाज्मिड को नहीं ले पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। ये कैसा है, नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन में भी ग्रो नहीं कर पा रहा है और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस बैक्टीरिया दिस नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया नॉट survive in both antibiotic because do not have gene, या मैं बोल सकता हूं डू नॉट हैव एंटीबायोटिक जीन, एंटीबायोटिक जीन। इस बैक्टीरिया के पास कोई एंटीबायोटिक जीन नहीं है, इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पाया। क्या आपको बात समझ में आए? लेकिन दूसरी तरफ ऐसा हो जाए कि ये जीन बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये बैक्टीरिया के अंदर क्या हो चुका है, ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है। ये क्या हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये बैक्टीरिया के अंदर क्या कर चुका है, इंसर्ट कर चुका है। तो इस बैक्टीरिया के पास अब क्या हो गया, दोनों एंटीबायोटिक से लड़ने की कैपेबिलिटी आ गई। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, यदि आपने इस बैक्टीरिया को यहां डाला था, तो आपने यदि बैक्टीरिया को यहां पर इंसर्ट कर दिया, तो क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा। यहां पर भी क्या करवा जाएगा, सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि इसके पास वो जीन आ चुका है।
क्या आपको समझ में आया? ये नॉन ट्रांसफॉर्म है तो दोनों में नहीं ग्रो कर पाएगा, मतलब दोनों एंटीबायोटिक में उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन ये ट्रांसफॉर्म है, इसका मतलब आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है। सर्वाइव कर रहा है वो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है, यदि वो सर्वाइव नहीं कर रहा है वो तो नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है। क्या आपको ये बात समझ में आई? जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा वो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया कहलाएगा, क्योंकि उसके पास सर्वाइव करने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ये बात आपको याद रखना है। जो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा इसका मतलब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं हुई, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास दोनों जीन क्या हो चुके हैं, अब्सेंट हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया कैन ग्रो in both antibiotic because it has both the gene, both the gene। कौन कौन से? एमपी रेजिस्टेंस जीन भी है प्लस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी जीन है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। माना कि क्या हुआ, हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट कर दिया कहां पर, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन के पास। अब देख पा रहे हैं ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपने क्या कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, आरडीएनए बन गया, ये आरडीएनए बन गया। इसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या हो चुका है, नॉन फंक्शनल हो चुका है। इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो एम्पीसिलिन है वो क्या हो चुका है, नॉन फंक्शनल हो चुका है। जबकि टेट्रासाइक्लिन जीन क्या है, एक्टिव है, एक्टिव टेट आर जीन। और ये क्या है, एमपीआर जीन इनएक्टिव। बताइए ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि आपने वहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया है, जिसके कारण वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन उसके पास है, तो ये एम्पीसिलिन में ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन कहां पर ग्रो कर पाएगा, टेट्रासाइक्लिन में। यदि इस बैक्टीरिया को आपने क्या किया, इस बैक्टीरिया ये प्लाज्मिड को आपने बैक्टीरिया के अंदर क्या कर दिया, इंसर्ट करवा दिया, और ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया आप क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को आपने कहां डाला, एम्पीसिलिन में डाला, तो कैन नॉट सर्वाइव, या मैं बोल सकता हूं नॉट ग्रो, या मैं बोल सकता हूं सीधा डाई। ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, एम्पीसिलिन में डाई हो जाएगा, और जबकि टेट्रासाइक्लिन में क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो ये बात आपको समझ में आई कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया सर्वाइव इन टेट्रासाइक्लिन, टेट्रा, मैं यहां पर इसको ऐड कर देता हूं, बैक्टीरिया कहां पर, बैक्टीरिया सर्वाइव इन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक but not survive in एम्पीसिलिन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि एक बैक्टीरिया वो यदि वो क्या है, आरडीएनए है, तो वो केवल एक ही एंटीबायोटिक में सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि एक एंटीबायोटिक को आपने इनएक्टिव कर दिया, क्योंकि वहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर चुके हैं आप, इंसर्ट कर दिए। तो देखिए एक बैक्टीरिया नॉन ट्रांसफॉर्म है तो वो दोनों में ग्रो करेगा, एक बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म है वो भी क्या करेगा, यहां पे देखिए, यहां पर इस प्लाज्मिड को वो अपटेक ही नहीं कर पाया, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्म हुआ। नॉन ट्रांसफॉर्म मतलब इसके पास प्लाज्मिड नहीं है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो ये दोनों में सर्वाइव कर पाएगा, और ये आरडीएनए है तो ये केवल एक में सर्वाइव करेगा और एक में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? इससे हम क्या कर सकते हैं, एक रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को, एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया को नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया से क्या कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। तो चलिए यहां समझते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस जीन होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होता है वो क्या कर रहा है हमको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या कर रहा है, हमको हेल्प कर रहा है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या कर रहा है, हेल्प इन सेपरेटिंग ट्रांसफॉर्म एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। हम जो ट्रांसफॉर्म्ड होगी वो दोनों में सर्वाइव करेगी, या आरडीएनए है तो वो केवल एक में सर्वाइव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्म सेल विथ प्लाज्मिड, जिसके पास प्लाज्मिड है वो क्या करेगा,
सर्वाइव, क्या करेगा, सर्वाइव ऑन एंटीबायोटिक मीडियम। जिसके पास क्या होगा, जिसके पास प्लाज्मिड होगा वो सर्वाइव करेगा। नॉन ट्रांसफॉर्म सेल, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, विदाउट प्लाज्मिड, वो क्या हो जाएगा, डाई ऑन एंटीबायोटिक मीडियम, वो एंटीबायोटिक मीडियम में क्या कर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो देयरफॉर इसलिए क्या हो रहा है, वो देयरफॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एक्ट एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, क्या कर रहा है वो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या कर रहा है, सिलेक्टेबल मार्कर की तरह फंक्शन कर रहा है, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल। यदि आपको ट्रांसफॉर्म सेल के नॉन ट्रांसफॉर्म सेल को अलग करना है तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा, और इसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, दो बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया। बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड और प्लाज्मिड के ये तीन कैरेक्टर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको ओराइसी कहा था, और दूसरा हम स्टडी कर रहे हैं सिलेक्टेबल मार्कर। क्या है ये सिलेक्टेबल मार्कर, जिसके कारण आप रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट बात करते हैं क्लोनिंग साइट को, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। यदि किसी पेपर को दो इक्वल पार्ट में कट करना है तो आपको एक सीधी लाइन बनाना पड़ेगी पेपर के ऊपर, जिससे आप सीधी लाइन के क्या कर सकते हैं, सीजर की हेल्प से कट कर सकते हैं। तो वैसे एक बैक्टीरिया के अंदर एक पर्टिकुलर साइट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। तो आप देखिए यहां पर मान लो, सपोज करने के लिए ब्लू कलर से बताया है, ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट है। इसको आप ओराइसी मत समझ लेना, मैंने यहां पर ओराइसी नहीं बताया। यहां पर ये क्या है, ये क्या है, क्लोनिंग साइट है। ये क्या है, क्लोनिंग साइट है, ब्लू कलर से बता दिया है। ये क्या है, क्लोनिंग साइट है। कितनी क्लोनिंग साइट दिख रही है आपको, एक क्लोनिंग साइट है। कितनी साइट है, एक ही क्लोनिंग साइट है, ये क्लोनिंग साइट है। तो आप क्या कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, ये क्या कर सकता है, उसको कट कर सकता है। तो आप देख रहे हैं इसको कट कर दिया। आप क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम जो होता है, उस डीएनए लाइगेज नाम के एंजाइम से क्या कर सकते हैं, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जिसको आप डिजायर जीन भी कह सकते हैं। तो मैंने इस डिजायर जीन को क्या कर दिया, वहां पर इंसर्ट करवा दिया। तो मिनिमम मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर कम से कम एक रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि आप एक जीन को आसानी से वहां कर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं, मतलब ये है कि एक प्लाज्मिड के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन साइट होगी तो इसको आसानी से हम कट कर सकते हैं और वहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा आरडीएनए। लेकिन आप यहां सेकंड में देखिए, ये पहला केस था, आप इस सेकंड केस को देखिए। सेकंड केस में क्या हो रहा है, इसके पास तीन रेस्ट्रिक्शन साइट है। ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन साइट, ये सेकंड रेस्ट्रिक्शन साइट, ये थर्ड रेस्ट्रिक्शन साइट। मैंने क्या किया, तीनों पर सीजर से क्या कर दिया, कट कर दिया। तो आप सोच रहे हैं, यदि यदि मैंने इस रेस्ट्रिक्शन पॉइंट से भी कट कर दिया, यहां से भी कट कर दिया, यहां से भी कट कर दिया, तो पूरा जो वेक्टर है, पूरा प्लाज्मिड जो है, उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया है। तो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर सकते हो, एड तो कर सकते हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दोगे, एड तो कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या होगा, यहां पर ये फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि जितना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट होगी उतना ज्यादा प्लाज्मिड का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। लेकिन कम से कम यदि एक साइट है रेस्ट्रिक्शन साइट, तो आप एक डीएनए को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमने क्या देखा अभी कि क्लोनिंग साइट क्या है, क्लोनिंग साइट वो साइट है जहां से आप कट करवा सकते हो एंड ज्वाइन करवा सकते हो। ये वो पॉइंट है, कटिंग वाला पॉइंट है। मैं इसको वापस लिख सकता हूं यहां पर, इट इज ज्वाइनिंग एंड कटिंग पॉइंट। ये क्या है, ज्वाइनिंग एंड सॉरी, ये क्या है, कटिंग एंड ज्वाइनिंग पॉइंट। ये क्या है, कटिंग एंड ज्वाइनिंग पॉइंट। तो पहले हम क्या करेंगे, कट करेंगे, कटिंग एंड ज्वाइनिंग पॉइंट। ये क्या है, ज्वाइनिंग पॉइंट है। ये बात आपको समझ में आई, ये आपको बात समझ में आई कि ये क्लोनिंग साइट क्या है, जहां से आप कट कर सकते हो और वहां से आप लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ सकते हो। तो यहां पर कट करने के लिए कौन आएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, ज्वाइन करने के लिए कौन आएगा, डीएनए लाइगेज आएगा। ये बात आपको समझ में आई। तो क्लोनिंग साइट इज क्या है, एक स्पेशल डीएनए सीक्वेंस है वेक्टर के अंदर, है ना, स्पेशल डीएनए
सीक्वेंस, ये क्या है? स्पेशल डीएनए सीक्वेंस है। कहां पर प्रेजेंट होती है? क्लोनिंग वेक्टर के अंदर प्रेजेंट होती है। स्पेशल डीएनए सीक्वेंस है जो कहां पर प्रेजेंट है? वेक्टर के अंदर प्रेजेंट है, जहां पर आप क्या कर सकते हैं? जहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, डिजायर जो जीन है, उस इंटरेस्ट को क्या कर सकते हो? इंसर्ट करवा सकते हो। जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं? इंसर्ट करा सकते हैं। किसकी हेल्प से? कैन बी इंसर्टेड यूजिंग restriction, can be using restriction इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि आपके पास यदि स्पेशल सीक्वेंस है जिसको हम क्लोनिंग साइट कहते हैं, तो वहां से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं? इंसर्ट करा सकते हैं, यदि आपने उसको क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करवा दिया? कट करवा दिया। तो ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। चले अब बात करते हैं, इट कंटेन स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर, क्या क्या बात कर रहा हूं मैं? मैंने क्या बताया कि प्लाज्मिड के अंदर एक स्पेशल सीक्वेंस होती है जिसको क्या कह सकते हैं? हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कह सकते हैं। इसका मतलब एक ऐसी साइट है जहां से आप स्पेशल एंजाइम का यूज करके उसको कट कर सकते हैं। तो इट कंटेन स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर फॉर रिकॉग्निशन, क्या बोल सकते हैं हम? स्पेशल रिकॉग्निशन sequence where the DNA is cut and foreign DNA is ligate। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोनिंग के अंदर, क्लोनिंग साइट एक ऐसी स्पेशल साइट है जहां से आप क्या कर सकते हैं? एक स्पेशल सीक्वेंस है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, जहां से डीएनए को कट कर सकते हैं और लाइगेज करा सकते हैं फॉरेन डीएनए को। तो ईच क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव वन, एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर कम से कम क्या होना चाहिए? एक रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, एक रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। ये अच्छी बात है, लेकिन यदि उससे ज्यादा है तो आप डीएनए को, जो प्लाज्मिड है, उसका क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको यहां तक का समझ में आया? व्हाट विल हैपन इफ द वेक्टर हैविंग मोर देन वन क्लोनिंग साइट? क्या होगा यदि एक वेक्टर के पास एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट होगी? तो इफ वेक्टर हैज मोर देन वन क्लोनिंग साइट, इफ the vector has more than one cloning site, तो क्या होगा? more than one recognition site for the same enzyme, so enzyme will plasmid many places से क्या कर देगा? फ्रेगमेंट कर देगा। क्या कर देगा? फ्रेगमेंट कर देगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? फ्रेगमेंट्स मतलब यदि एक से ज्यादा साइट है उसके पास एंजाइम की, तो एंजाइम क्या कर देगा? उसको प्लाज्मिड को मेनी प्लेसेस से क्या कर देगा? कट कर देगा, फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देगा। और मेनी फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दिया तो प्लाज्मिड की जो इफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो आपने यहां से भी कट कर दिया, यहां से भी कट कर दिया, यहां से भी कट कर दिया, तो इसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि आपने प्लाज्मिड को कट कर दिया बहुत ज्यादा पीसेस के अंदर, तो इट बिकम डिफिकल्ट फॉर क्लोनिंग। अब क्लोनिंग में क्या करेगा? ये डिफिकल्टीज प्रोवाइड करेगा। प्लाज्मिड में ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, इसको ज्यादा आप फ्रेगमेंट्स में क्या कर सकते हो? तोड़ दिया आपने, तो इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। इंसर्टिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आई? यदि प्लाज्मिड को आपने एक से ज्यादा टाइम डिवाइड कर दिया, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन पॉइंट से डिवाइड कर दिया, तो वो क्लोनिंग करने में डिफिकल्टी पैदा करेगा। वो ज्यादा फ्रेगमेंट में डिवाइड हो चुका है, उसकी इफिशियंसी को खो चुका है, और उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करवाना डिफिकल्ट हो जाएगा। और प्रॉपर लाइगेशन जो है मेट नॉट आकर, आप तरीके से लाइगेशन भी नहीं करवा पाएंगे। अब क्या नहीं कर पाएंगे? प्रॉपर लाइगेशन। मतलब लाइगेशन का मतलब आप आसानी से जोड़ भी नहीं पाएंगे। ये बात भी आपको अच्छे समझ में आ गई। लाइगेशन नॉट आकर। सो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? सो इजी एंड प्रॉपर क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव ओनली वन रिकॉग्निशन साइट। यदि एक रिकॉग्निशन साइट है तो ये प्लाज्मिड के लिए अच्छा है, यदि एक से ज्यादा है तो ये प्लाज्मिड के लिए अच्छा नहीं है। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? ये प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड के क्या थ्री कंसेप्ट है ये हमको समझना है। ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन जिसको ओआरआईसी कहा, दूसरा हमने
सिलेक्टेबल मार्कर कहा, और तीसरा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब थोड़ा हम चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। एनसीईआरटी अब हमको क्या बता रही है उसको थोड़ा समझते हैं। चल, you know that plasmid and bacteriophage, plasmid और bacteriophage have the ability to replicate. bacteriophage and जो प्लाज्मिड है उसके पास क्या है, एबिलिटी है क्या करने की, बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट करने की इंडिपेंडेंटली। तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्लाज्मिड एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है जो बैक्टीरिया की सेल के अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद ही अपनी कॉपी क्या कर सकता है, बना सकता है, क्लोन बना सकता है ऑफ द कंट्रोल क्रोमोसोम डीएनए। ये बात आपको समझ में आ गई। बैक्टीरियोफाज बिकम बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉपी नंबर, बैक्टीरियोफाज जो है उसका हाई कॉपी नंबर है, क्योंकि एक बैक्टीरियोफाज के अंदर उसका हाई कॉपी नंबर हो सकता है, उसका नंबर ज्यादा हो सकता है, हैव वेरी हाई, एक बैक्टीरियोफाज के अंदर उसका कॉपी नंबर ज्यादा होता है, कॉपी नंबर ऑफ द देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। सम प्लाज्मिड may have only one or two copy number per cell, where other may have 15 to 100 कॉपी पर सेल। इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक बैक्टीरिया के अंदर एक या दो प्लाज्मिड हो सकते हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया के अंदर 15 से 100 जो है 15 टू 100 भी प्लाज्मिड हो सकते हैं। तो जितना कम है उसका लो कॉपी नंबर हुआ, जिसका ज्यादा हुआ है उसका हाई कॉपी नंबर हुआ। सो देयर नंबर कैन बी इवन हायर इफ आर द एबल टू लिंक द एलियन पीस। यदि आपने यहां पर क्या कर दिया, लिंक कर दिया एलियन पीस ऑफ डीएनए को, डिजायर डीएनए को, या हम बोल सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को, विद बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए के अंदर या बैक्टीरियोफाज के अंदर यदि आपने इंसर्ट करवा दिया है तो वी कैन मल्टीप्लाई द इट्स नंबर इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड। क्या आपको ये बात समझ में आई कि आपने यदि कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करा दिया तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, उसकी रेप्लिकेशन करवा सकते हैं, उसकी कॉपी करवा सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो बैक्टीरिया वेक्टर यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियरिंग या इंजीनियर्ड इन सच वे, वेक्टर का यूज इस तरह से हम कर सकते हैं एज ए इंजीनियर के फॉर्म में। दे हेल्प अस लिंकिंग द फॉरेन डीएनए, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन डीएनए को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, एंड सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स एंड फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट। यदि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करा दिया है तो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो यहां तक की बात समझ में आई। फॉलोइंग द फीचर आर द रिक्वायर्ड फॉर फैसिलिटी द क्लोनिंग वेक्टर। चलिए, क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, और ये क्या है, एक सीक्वेंस है जहां से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और आप डीएनए को क्या कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो, लिंक करा सकते हो, कहां पर, इस ओरिसी पर, जिसके कारण क्या होगा, कैन बी मेड रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, और होस्ट सेल में आसानी से क्या करेगा, वो रेप्लिकेट करेगा। दिस सीक्वेंस आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। किसकी कॉपी कितनी होगी ये इसी बात पर निर्भर करता है, यदि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां पर इंसर्ट करा दिया, ओराइसी पे करा दिया। तो यहां तक की बात समझ में आई। इफ one want to recover the copies number of largest DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number। यदि आपने इस ओरिसी पर क्या करवा दिया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करा दिया है, तो आप उसकी क्लोन जो है कॉपी क्या कर सकते हैं हाई नंबर कॉपी नंबर जो है वो क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। दूसरी बात करते हैं हम सिलेक्टेबल मार्कर की। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, एडिशन होते हैं ओरिसी के, ओरिसी तो होती है लेकिन उसके अलावा भी क्या होते हैं, वेक्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में। ये क्या हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाई और एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्म सेल टू सिलेक्टेबल, परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्म। ये बात आपको समझ में आ रही है, ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया को नॉन ट्रांसफॉर्म से अलग करना है तो प्लाज्मिड के अंदर यदि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सिलेक्टेबल मार्कर है, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। तो ये कहां पर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए बेटा, अभी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसीजर थ्रू दी विच अ पीस ऑफ डीएनए, जो हमारा डिजायर डीएनए था, पीस ऑफ डीएनए है, वो इंट्रोड्यूस इनटू द बैक्टीरियम सेल। यदि कोई जीन है वो प्लाज्मिड के अंदर क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है, और वो प्लाज्मिड कहां जा चुका है, बैक्टीरिया के अंदर जा चुका है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये बात समझ में, नॉर्मली द जीन्स इन कोडिंग द रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, यहां से आपको याद रखना है क्या कर रहा है, एक जीन ऐसे होते हैं जो रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस करवा रहे हैं एंटीबायोटिक से लड़ने की
क्षमता दे रहे हैं, तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहते हैं। तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है? एक एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक है, एक क्लोरामफेनिकॉल एंटीबायोटिक है, एक टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक है, और केनामाइसिन एंटीबायोटिक है। सो आर कंसीडर यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर। एक प्लाज्मिड के अंदर यदि इस टाइप के एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता है वाले जीन हैं, तो आसानी से ये क्या कर सकते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर सकते हैं। तो ये एक ई कोलाई के अंदर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं प्लाज्मिड के अंदर। सो नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट, देखिए, कंसिडर द यूजफुल सिलेक्शन मार्कर्स फॉर ई कोलाई। बैक्टीरिया को आप आसानी से क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करा सकते हो। अब ये क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि एक बैक्टीरिया जो ई कोलाई है, एक नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं होता, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता है। तो यदि आपको, मैंने अगेन एक एक्सपेरिमेंट बताया था जहां पर एक प्लाज्मिड नहीं था उस बैक्टीरिया के अंदर, तो इसका मतलब नॉर्मली प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है, कौन सा, एंटीबायोटिक जीन नहीं होता है। तो एंटीबायोटिक नहीं जीन होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन आर्टिफिशियली हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर वो जीन इंसर्ट करवा सकते हैं। चले, तीसरी बात करते हैं हम क्लोनिंग साइट की। कैसी बात करते हैं, क्लोनिंग साइट। इन ऑर्डर टू लिंक दी अलाइन डीएनए, अलाइन डीएनए को आपको क्या करना है, जोड़ना है। सो वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू, प्रेफरली द सिंगल रिकॉग्निशन साइट। कम से कम एक साइट होना चाहिए जिससे आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके डीएनए लाइगेज की हेल्प से ऐड करवा के आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। सो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उसको कट कर सकते हो और लाइगेज की हेल्प से क्या कर सकते हो। सो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, यदि एक से ज्यादा है प्लाज्मिड के अंदर, सो जीन जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। यदि एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट है, क्लोनिंग साइट है, तो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ज्यादा कट कर देंगे तो उसके क्या बन जाएंगे, फ्रेगमेंट कर जाएंगे। विल कॉम्प्लिकेट, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो हमारी आरडीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, जीन क्लोनिंग की जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। और द लाइगेशन ऑफ एलिन डीएनए, एलिन डीएनए को लाइगेट करवाना, जोड़ पाना क्या हो जाएगा, कैरी आउट एट restriction site presence in one of two एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। यदि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर एक के अंदर भी आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करा दिया, तो वो क्वालिटी उसकी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। बस समझ में आ रहा है। एग्जांपल के लिए यू कैन लाइगेट फॉरेन डीएनए, आप एग्जांपल के लिए क्या कर सकते हो, लाइगेट कर सकते हो किसको, फॉरेन डीएनए को। कहां पर, बाम H1 साइट, बाम H1 साइट से आप क्या कर सकते हो, हम इसको आगे की स्लाइड में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसके पास क्या क्या होना चाहिए, प्लाज्मिड के पास क्या क्या होना चाहिए। अभी थोड़ा याद रख सकते हैं कि बाम H1 साइट क्या है, जहां से रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है वो स्पेशल तरीके से क्या कर सकता है, कट कर सकता है। फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PBR322, हम देखेंगे ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है। और द रिकॉग्निशन ऑफ द प्लाज्मिड विल लॉस टेट्रासाइक्लिन, यदि टेट्रासाइक्लिन में आपने इंसर्ट करवा दिया तो वो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन की क्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और फॉरेन जीन है, इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए यदि आपने इंसर्ट करा दिया है तो वो टेट्रासाइक्लिन वाले जीन की क्वालिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड, कैन बी स्टिल द सिलेक्टेड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय रिकॉम्बिनेंट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? ये PBR32 है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी तक की जो बात है, जो कंसेप्ट है, वेक्टर क्या है, वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, वेक्टर के अंदर क्या क्या हमको बातें याद रखना है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए पोटेंसी के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। आज की लेक्चर को आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करके आपके नोट डाउन करना है, ताकि आप एक अच्छा बेहतरीन जो नोट्स है वो प्रिपेयर कर पाए, जो क्या होगा आपको हेल्प करेगा, जो आप जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं और NCERT की लाइन को समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।